जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक है हमारा शब्द के भेद। तो शब्द के भेदों में हमें आज रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्दों के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो टॉपिक हम लेंगे शब्द के भेद, और इसमें यहाँ पे करेंगे हम रचना, बनावट, आकृति, संरचना के आधार पर शब्द के भेद। और ये भेद होते हैं हमारे तीन। इनमें से एक भेद होता है रूढ़ शब्द, दूसरा भेद होता है यौगिक शब्द, और तीसरा भेद होता है योगरूढ़ शब्द। अगर ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके करें, यस करें। कि मनवीर, प्रभा, ज्योति, विशाल, नीतू, मुकेश, अश्विनी, सम्राट, संबित, जी। अगर ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है, साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। जी जी, सैटरडे संडे भी क्लास हुई थी, वेरी गुड। तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़, इनमें से जो रूढ़ शब्द होते हैं हमारे, रूढ़ शब्द कहते हैं हम जिन शब्दों के खंड अर्थात टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना हो, कोई अर्थ ना हो, वे कहलाते हैं रूढ़ शब्द। दूसरा, जो शब्द परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हुए हो, वे कहलाते हैं हमारे रूढ़ शब्द। तीसरा, जिन शब्दों का अर्थ पहले जो शब्द पहले
किसी दूसरे अर्थ में प्रयुक्त होते थे, परंतु वर्तमान में जिनका अर्थ परिवर्तित हो गया, उनको क्या कहते हैं हम? रूढ़ शब्द कहते हैं। तो ये 3 कंडीशन किसकी है जी? रूढ़ शब्द की। रूढ़ का मतलब होता है परंपरा, और परंपरा का मतलब होता है कि जो हमारे परदादा से दादा, दादा से फादर, और फादर से हम, और हमसे हमारे बच्चों तक जो चीजें पहुंची उसको हम परंपरा कहते हैं। उसको हम पीढ़ी दर पीढ़ी चीजों को हस्तांतरित कहते हैं। जैसे इसमें पहली कंडीशन है कि जिन शब्दों के टुकड़े या खंड ना किए जा सके। जैसे यहाँ पे हमने शब्द ले लिया पहली कंडीशन में सेना, कक्षा, सभा, भीड़। सेना, कक्षा, सभा, भीड़, झुंड, ये क्या है? हमारे रूढ़ शब्द है। ये क्या है जी? हमारे रूढ़ शब्द। लेकिन ये रूढ़ शब्द कैसे हैं? यहाँ पे हम इनके टुकड़े करेंगे तो इनमें से किसी का भी कोई मीनिंग नहीं है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं रूढ़ शब्द। अब सेना, कक्षा, सभा, भीड़ और झुंड, ये सब क्या है? समूह को बता रहे हैं। अब जब हम संज्ञा पढ़ेंगे तो संज्ञा के अंतर्गत ये सारी की सारी क्या है? समूहवाची संज्ञा है, क्योंकि ये गैदरिंग को बता रहे हैं। तो सेना भी व्यक्तियों का समूह है, कक्षा भी व्यक्तियों का समूह है, सभा भी व्यक्तियों का समूह है, भीड़ भी व्यक्तियों का समूह है, और ये झुंड जो है पशुओं का समूह है। लेकिन जब हम इनके टुकड़े करते हैं तो इनका कोई भी मीनिंग नहीं होता। जब हम सेना कह रहे हैं तो व्यक्तियों का वो समूह जो बॉर्डर पे हमारी हिफाजत करते हैं, किसी देश की सुरक्षा को प्रदान करते हैं। जब हम कक्षा की बात कर रहे हैं तो व्यक्तियों का वो समूह जो पढ़ने पढ़ाने का काम जहां हो रहा है। सभा जब किसी विषय पर मंत्रणा हो रही हो, और भीड़ जो किसी एक उद्देश्य के लिए इकट्ठी हुई हो, और झुंड जो पशुओं के रूप में हैं। तो इन तीनों शब्दों का अगर हम सेंस देखें तो अलग अलग संदर्भों में ही प्रयोग होता है, लेकिन समूह के रूप में। जी, हम सेना कहने से कभी भी कक्षा और सभा नहीं समझते। जब हमने सेना कहा तो कभी भी हम भीड़ और झुंड नहीं समझते, और कक्षा कहने से कभी भी सेना और भीड़ झुंड नहीं समझ रहे। जब हम सेना कह रहे हैं तो इससे हमें भाव, एक अर्थ प्रतीत हो रहा है कि व्यक्तियों का वो समूह जो बॉर्डर पर अपने देश की रक्षा करता है। इसी वजह से ये शब्द क्या कहलाए? हमारे रूढ़ कहलाए। तो ये पहले वाली कंडीशन अप्लाई हो गई। क्या है जी? जिन शब्दों के खंड अर्थात टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना हो, खंड टुकड़े करने पे कोई अर्थ था ही नहीं, इसलिए रूढ़ शब्द है। जो शब्द परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हुए हैं। दूसरी कंडीशन आपकी ये वाली, जो शब्द परंपरा से, जैसे हमने पानी कहा, बिल्ली, शेर, वस्त्र, बैल, गाय, ये भी सारे शब्द हमारे क्या हैं?
रूढ़ शब्द, इनमें ये पहले वाली कंडीशन भी अप्लाई हो गई, इनमें ये पहले वाली कंडीशन भी क्या हो गई आपकी अप्लाई हो गई कि अगर हम इनके टुकड़े करेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं है। यहाँ पर टुकड़े करने पर अर्थ नहीं है, पहली कंडीशन। और दूसरा क्या है, यहाँ पर टुकड़े करने पर किसी का कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए रूढ़ शब्द है। जब हम पानी कहते हैं तो इससे हम कोल्ड ड्रिंक नहीं समझते, दूध, छाछ, लस्सी जो कि लिक्विड पदार्थ है वो नहीं समझ रहे। पानी कहने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो मिश्रण जो प्यास बुझाने के काम आता है। तो पानी शब्द पर्टिकुलर किसी एक लिक्विड के लिए जो प्यास बुझाने के लिए, उसके लिए रूढ़ हो गया। क्योंकि हमारे दादा भी जिससे हम प्यास बुझाते हैं, जो हम अक्सर प्रयोग करते हैं नहाने के लिए, उसको वे हम पानी कह रहे हैं। वो हमारे जो दादा के दादा थे वो भी पानी कह रहे, फादर भी पानी कह रहे हैं। तो धीरे धीरे जब हम छोटे थे तो सबसे पहले हमने समाज से बहुत सारे शब्दों को ग्रहण किया, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी चीजों को हमने हस्तांतरित किया। अब जब हम बिल्ली कह रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो म्याऊ म्याऊ की आवाज निकालती है उस जानवर को हम बिल्ली कह रहे हैं, लेकिन जो भों भों की आवाज निकालता है उसको कुत्ता कह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे दादा भी उस जानवर को बिल्ली कह रहे थे जो म्याऊ म्याऊ की आवाज निकालता है, हमारे फादर भी, हम भी और हमारे बच्चे भी, और आने वाली जो पीढ़ी है वो भी उसको बिल्ली कहेगी। तो ये शब्द जो है हमें कहाँ से मिले, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होकर। तो यानी कि पर्टिकुलर समाज में जो पहले से किसी वस्तु व्यक्तियों के नाम रखे गए, हमने उन व्यक्ति वस्तु पदार्थों को उन नामों से ही अपने आप को परिचित किया। इसके बाद शेर शब्द कहने से आपको कोई गीदड़ या बाकी दूसरे जानवर का बोध नहीं होता, हाथी का बोध नहीं होता। वस्त्र कहने से कपड़े के अलावा कोई दूसरी चीजें का बोध नहीं होता है। बेल, बैल कह रहे हैं तो ये जो है, ये जो बैल है, तो बैल कहने से आपको सांड का बोध नहीं हो रहा है, आपको किसी दूसरे जानवर का बोध नहीं हो रहा है। और जब गाय कह रहे हैं तो जिसको हम पूजते हैं, जो कि राष्ट्र माता भी मानी जाती है और जो पशुओं में सबसे श्रेष्ठ पशु माना जाता है, हमें केवल उसी जानवर का बोध हो रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिन शब्दों के खंड अर्थात टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना हो वो तो रूढ़ है ही, लेकिन बहुत सारे शब्द जो हमने पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर के रूप में हमने लिए हैं वो भी हमारे क्या है, रूढ़ शब्द है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ पर तीसरी जो कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन तो अप्लाई हो गई आपकी। जो शब्द पहले किसी दूसरे अर्थ में प्रयुक्त होते थे परंतु वर्तमान में जिनका अर्थ परिवर्तित हो गया है उनको भी हम क्या कहते हैं, रूढ़। वो तीसरी कंडीशन क्या होगी जी हमारी, वो तीसरी कंडीशन है ये वाली। जैसे हमने एक शब्द वर लिया, एक शब्द ले लिया हमने यहाँ पे कुशार, और एक शब्द ले लिया हमने यहाँ चिरंजीवी। अब इन शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तो यहां हमने टुकड़े किए, वर मीनिंग नहीं है, कुश कहते हैं घास को, अग्र कहते हैं आगे वाले भाग को, चिर कहते हैं दीर्घ लंबे समय तक रहने वाला, और जीवी जीने वाला। तो जो लंबे समय तक जीवित हो उसको क्या कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं चिरंजीवी। उसको क्या बोलेंगे, चिरंजीवी बोलेंगे। तो यहाँ पर वर का जो अर्थ पहले था, वर का अर्थ था श्रेष्ठ, लेकिन आज वर किसको कह रहे हैं, आज वर हो गया है दूल्हा। तो पहले श्रेष्ठ के अर्थ में आता था, इसीलिए वरमाला जो शब्द था वो श्रेष्ठ के लिए होती थी। तो पुराने समय में जब राजाओं की शादी होती थी तो बहुत सारी जो है रानियों को लाइन में बैठा दिया जाता था, तो राजा उसमें से किसी एक का चयन करता था। तो क्या कहलाता था, उस श्रेष्ठ का चयन करना, उसी के लिए वो वरमाला होती थी, वो वरमाला पहनाई जाती थी। तो पुराने समय में वर का अर्थ अपने आप में श्रेष्ठ था, वरमाला मतलब श्रेष्ठ के लिए जो माला है।
और आज वर किसे कह रहे हैं हम? दूल्हे को। ऐसे ही कुश किसे कह रहे हैं? जो घास के आगे वाले भाग को लेके आता है, कुशार्ग। तो पहले समय में जो ये कुशार्ग शब्द था, ये उसके लिए प्रयुक्त होता था जो छान छप्पर झोपड़ी बनाने के लिए घास लेकर आते थे। घास का ऊपर का भाग, अग्रभाग, घास का ऊपर का भाग क्या कहलाया? आपका कुशार्ग। लेकिन आज जो कुशार्ग है ये किस चीज के लिए रूढ़ हो गया? आज कुशार्ग रूढ़ हो गया है तीव्र बुद्धि बालक के लिए। तीव्र बुद्धि बालक या तीव्र बुद्धि। तो आज कुशार्ग किसके लिए प्रयोग हो गया? तीव्र बुद्धि। पहले जो चिरंजीवी का हम प्रयोग करते थे, तो चिरंजीवी का अर्थ था दीर्घ आयु जानवर। दीर्घ आयु जानवर जैसे डायनासोर, लंबी आयु को जो जीता था। और आज जो चिरंजीवी शब्द है, चिरंजीवी वो दूल्हे का विशेषण है। आज चिरंजीवी क्या है? दूल्हे का विशेषण। जैसे किसी अमित नाम के व्यक्ति की शादी होगी तो उससे पहले क्या लिखा जाता है? उससे पहले ये तो इस रूप में लिखा जाता है, चिरंजीवी अमित। अगर अमित की शादी हो रही है या राहुल की हो रही तो चिरंजीवी राहुल। कई बार इसका इस रूप में भी प्रयोग कर लेते हैं, चिरंजीवी राहुल। क्लियर? ऐसे ही लड़कियों के लिए जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं आयुष्मती, लंबी आयु को प्राप्त करने वाली। अब मान के चलो किसी विवाह नाम की लड़की की शादी है तो आयुष्मती विवाह है। और कई बार हम इसको इस रूप में भी प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ पे हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं जिसको हम संक्षेपण या लांघव चिन्ह कहते हैं। और इसकी शादी किसी प्रीति, प्रीति की शादी है तो क्या लिखते हैं? आयु प्रीति। अब इस आयु का अर्थ यहाँ आयुष्मती है। जैसे डॉक्टर को हम इस रूप में लिख लेते हैं तो इसका मतलब डॉक्टर ही है ना। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, ये जो चिन्ह है ये इसको संक्षेपण चिन्ह कहते हैं, लांघव चिन्ह कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो चिन्ह है ये संक्षेपण लांघव चिन्ह है, लेकिन इसका अर्थ यहाँ क्या है? चिरंजीवी। इसका अर्थ यहाँ क्या है? आयुष्मती। तो चिरंजीवी का मतलब होता है दीर्घ आयु को प्राप्त करने वाला, लंबी आयु जीने वाला चिरंजीवी कहलाया। तो प्राचीन समय में चिरंजीवी कहते थे दीर्घायु जानवर को, और फिर ये रूढ़ हो गया दूल्हे के विशेषण के रूप में। पहले घास को लाने वाला जो दाबी थी, सरकंडे की जो पत्तियां होती थी, उससे छान छप्पर बनाए जाते थे। आज भी बहुत सारे लोग भूसा भरने के लिए, उपलों के लिए गांवों देहात में प्रयोग करते हैं उसका। तो उसको काट के जो आगे वाले भाग को लेके आता था उसको कुशार्ग कहा जाता था। लेकिन आज कुशार्ग किसे कह रहे हैं हम? तीव्रबुद्धि बालक को। पहले वर का अर्थ श्रेष्ठ था, लेकिन आज वर किसके लिए रूढ़ हो गया? दूल्हे के रूप में रूढ़ हो गया। तो ये 3 कंडीशन थी। और तीसरी कंडीशन, जो शब्द पहले किसी दूसरे अर्थ में प्रयुक्त होते थे परंतु वर्तमान में जिनका अर्थ परिवर्तित हो गया, उनको क्या कह रहे हैं हम? रूढ़ शब्द कह रहे हैं। और आज की जो डेट है, छोटे छोटे बच्चों की तरह आप सबको ये बताना पड़ेगा पहले, ठीक है जी। आज 16 तारीख है, जून का महीना है और 2025 चल रहा है। और अभी सुबह के 7:26 हुए, ठीक है जी। अब 27 हो गए तो 27 लिखना पड़ेगा। कुछ बच्चों का ध्यान पढ़ाई में कम, दाएं बाएं की चीजों में ज्यादा होता है। अगर आपने इसको समझ लिया, रूढ़ शब्द जिनके टुकड़े ना हो, जिनके टुकड़े, जिन शब्दों के खंड ना हो, जिन शब्दों के खंड ना हो, जिन शब्दों के खंड ना हो उनको क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। तो फिर यौगिक शब्द किनको कहते हैं? अगर यहाँ तक चीज समझ में आ गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए।
और इसके बाद समझिए यौगिक शब्द को। इसको समझना है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द कहाँ होगा जी? उपसर्ग से बने शब्द क्या कहलाएंगे? यौगिक। दूसरा, प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाएंगे? यौगिक। संधि वाले शब्द क्या कहलाएंगे? यौगिक। संकर शब्द, संकर शब्द किसमें आएंगे? यौगिक के अंदर। समास वाले शब्द बहुव्रीहि समास को छोड़कर, बहुव्रीहि समास को छोड़कर क्या कहलाएंगे? आपके योग। अब जैसे उपसर्ग से बने शब्द, अब यहाँ पे मैंने ले लिया प्रतिवर्ष, आजन्म, पराक्रम, ऐसे ही यहाँ ले लिया मैंने अध्यक्ष, अधि और अंश। सारे के सारे यौगिक है। क्यों? क्योंकि इनमें उपसर्ग लगा है। अध्यक्ष में अधि उपसर्ग का प्रयोग है। प्रत्यय से बने शब्द बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मिठास, लिखावट। लिख में आवट प्रत्यय का प्रयोग है। बच्चा में पन का, जवानी में ई का, बूढ़े में आपा का, और मीठा में आंच लगा के मिठास बन। संधि वाले शब्द है। रमेश शब्द यौगिक शब्द होगा। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जैसे विद्यार्थी, ठीक है, संधि है विद्या और अर्थी। ऐसे ही यहाँ पर प्रत्यक्ष, इसमें भी संधि है। इसके बाद में रमेश, इसमें भी संधि है। सदैव, इसमें भी संधि है। पवन, इसमें भी संधि है। जगदीश, इसमें भी संधि है। तो संधि वाले शब्द क्या है? आपके यौगिक। संकर शब्द दो अलग अलग भाषाओं के शब्द। संकर शब्द क्या है? दो अलग अलग भाषाओं के शब्द। जैसे रेलगाड़ी, जांच करता, टिकट घर, टिकट घर, अजायब घर। ये सारे संकर शब्द है जो दो अलग जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हैं। इसके बाद समास वाले शब्द, जैसे पर्यावरण, समास का शब्द है। ऐसे ही धीरे धीरे, ये भी समास का उदाहरण है। कर्ण और अर्जुन, ये भी समास का उदाहरण है। कमल नयन और पितरों, माता और पिता। तो इस समास के जितने भी एग्जाम्पल है वो क्या कहलाएंगे? यौगिक शब्द। कैसे? उस लॉजिक को समझो। अब यहाँ पे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है
इसमें उपसर्ग से बने शब्द प्रति उपसर्ग है, इसमें आ उपसर्ग है, इसमें परा उपसर्ग है, इसमें अधि और अक्ष से ये शब्द मिलके बना। ये किससे मिलके बना है? अधि और अक्ष। इसमें संधि भी है, यण संधि है, बीच में यह, उससे पहले आधा है, यण संधि। संधि वाला भी शब्द है, उपसर्ग से भी शब्द बना है और समास भी है। इन सब में आपको ध्यान रखना है अव्ययी भाव समास है। तो एक तो इनमें ये उपसर्ग लगा था इसलिए ये यौगिक है, क्योंकि यौगिक में क्या है, जैसे सोडियम क्लोराइड आप साइंस में पढ़ते हो, ये साधारण नमक है, तो इसमें दो तत्व है ना, एक तो सोडियम है, दूसरा क्लोराइड, इसलिए तो यौगिक कहलाता है। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, तो मिश्रण में ये होता है कि दो तत्व जो अलग अलग होते हैं वो मिल जाते हैं आपस में। यौगिक में हमें पता होता है कि इसका जो सोल्ट है कि ये, तो सोडियम क्लोराइड साधारण नमक है इसलिए यौगिक कहलाए, क्योंकि इसमें दो तत्व। ऐसे ही किसी शब्द में उपसर्ग लगेगा, प्रत्यय लगेगा तो योग होगा। तो योग का मतलब क्या हुआ कि किसी भी एक शब्द के साथ में दूसरा आ जाए। क्लियर? तो इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पर प्रति और वर्ष, आ और जन्म, प्रा और कर्म, ये सारे के सारे समास के उदाहरण हैं। और समास है इसमें कौन सा? अव्ययी भाव समास, इसलिए ये यौगिक है। इन सब में उपसर्ग लगा है इसलिए ये यौगिक है। ठीक है, यहाँ पे अध्यक्ष में संधि है इसलिए ये यौगिक है। बच्चा में पन लगा के बचपन बनता है, तो इसमें जो प्रत्यय का प्रयोग हुआ, इसमें पन प्रत्यय, इसमें ई प्रत्यय ये वाला, इसमें आपा प्रत्यय। मीठा में आस लगा मिठास है, लिख में आवट लगा है लिखावट। तो इस दुनिया में देवनागरी की लिपि में जो हम शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, अगर किसी में भी प्रत्यय लगा है, उपसर्ग लगा है, तो यौगिक कहलाएगा। संधि वाले शब्द जो विद्या और अर्थी, विद्यार्थी है, दीर्घ संधि हो गई। ठीक है जी, यहाँ पे ये रहा आ। प्रति और अक्ष, यहाँ पे बीच में क्या है? यह है, उससे पहले आधा व्यंजन है, तो इसमें संधि भी है, यण संधि। इसमें दीर्घ संधि है, इसमें शब्द के बिल्कुल बीचों बीच एक मात्रा है, गुण संधि है। शब्द के बिल्कुल बीचों बीच दो मात्रा है, वृद्धि संधि है। शब्द के बीच में वह, उससे पहले पूरा व्यंजन है, तो ये क्या कहलाया? अयादि संधि। जगत और ईश, जगदीश बन गया, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो यानी कि स्वर संधि के पांचों भेद, इसके बाद विसर्ग संधि और व्यंजन संधि का जो भी एग्जाम्पल है सब यौगिक है। क्योंकि संधि में क्या होता है? दो पुराने शब्दों के दो निकटवर्ती वर्णों का मेल होता है। और जब दो पुराने शब्दों को लेके आएंगे हम, विद्या और अर्थी, प्रति और अक्ष, रमा और ईश है, सदा और एव है, यहाँ पे पो और अन है, जगत और ईश है, तो यहाँ पे अपने आप क्या यौगिक शब्द बन गए। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। रेलगाड़ी, तो रेल अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी आपका हिंदी का शब्द है, तो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों का योग हुआ। जांच हिंदी का शब्द है, कर्ता जो है संस्कृत का है, दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों का योग हुआ, इसलिए शंकर कहलाए। टिकट अंग्रेजी का है, घर हिंदी का है, दो अलग अलग भाषाओं के शब्द यौगिक कहलाया। यहाँ अजायब घर, अजायब उर्दू का है, घर हिंदी का है, तो ये उर्दू और हिंदी से बना है। तो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों का योग होगा तो भी वो क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। और समास में बहुव्रीहि समास को छोड़ के अव्ययी भाव समास के उदाहरण, ठीक है, इसके बाद द्वंद्व का उदाहरण, द्विगु का उदाहरण, कर्मधारय का, तत्पुरुष के सारे एग्जाम्पल आपके यौगिक शब्दों के होंगे। अब यहाँ पर्यावरण है, ये क्या है? ये अव्ययी भाव समास है। धीरे धीरे अव्ययी भाव समास है। कर्ण अर्जुन द्वंद्व समास है। कमल नयन, ये अपने आप में यहाँ जो है कर्मधारय समास है। उपमान उपमेय हो गया। पितरो जो है ये माता और पिता है, द्वंद्व समास हो गया। तो बहुव्रीहि समास को छोड़कर समास के एग्जाम्पल भी क्या कहलाएंगे? यौगिक कहलाएंगे। दूसरी चीज आपको ये समझनी है कि जिसको हम उपसर्ग कह रहे हैं, वही कंडीशन हमारी किस रूप में होगी? यहाँ पहले शब्दांश होगा, क्योंकि उपसर्ग शब्दांश को कह रहे हैं। शब्दांश के साथ शब्द आएगा, यौगिक बनेगा। दूसरा, किसी मूल शब्द के बाद में शब्दांश आएगा, यौगिक बनेगा। ये उपसर्ग है, ये यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद में शब्द के साथ में शब्द आएगा, यौगिक बनेगा, ठीक है। संधि में ऐसे ही तो होता है। पद के साथ में पद आएगा, यौगिक बनेगा। तो ये सारी की सारी किसकी कंडीशन है? यौगिक। अब शब्दांश हमने क्या ले लिया जी? यहाँ पे
हमने यहाँ शब्दांश ले लिया उप और इसमें लगा दिया वन। ऐसे ही हमने यहाँ शब्दांश लिया निर और धन, यहाँ पे हमने शब्दांश ले लिया सु और पुत्र। ऐसे ही जब हम प्रत्यय की बात करते हैं तो हमने यहाँ पे हमने एक प्रयोग किया, यहाँ पर हमने एक प्रयोग किया सुनार और इन सुनारी, ठीक है जी। इसके बाद में पी और अक्कड़, पियक्कड़। खेल में आड़ी लगाएंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? खिलाड़ी बन जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें सुनार मूल शब्द था, इन प्रत्यय का प्रयोग। तो इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? इन का। इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? अक्कड़ का। इसमें किसका प्रयोग हुआ? अक्कड़ का। और इसमें खिलाड़ी में किसका प्रयोग हुआ? खेल में आड़ी का। इसमें खेल में आड़ी लगाएंगे तो शब्द क्या बनेगा? खिलाड़ी बनेगा। शब्द के साथ शब्द आएगा तो ये भी आपको ध्यान रखना है, शब्द के साथ क्या आएगा? शब्द। और शब्द के साथ शब्द कैसे आता है? जैसे हम संधि करते हैं, देवालय, शब्द के साथ शब्द आ गया, ठीक है। ऐसे ही महात्मा, ऐसे ही यहाँ पर हमने प्रयोग किया नरेंद्र, और यहाँ प्रयोग किया हमने प्रातःकाल। तो शब्द के साथ शब्द आया। ऐसे यहाँ पे पद के साथ में पद, चिड़ियाघर, राजकुमार, रसोई घर, पंचअमृत। यहाँ पद के साथ पद है। तो यानी कि आपको ये ध्यान रखना है, जब हम शब्दों के साथ विभक्ति प्रयोग कर लेते हैं, कारक चिन्ह ले आते हैं, जैसे चिड़िया के लिए जो घर है वो चिड़ियाघर हो गया, तो के लिए जब आया तो इसमें चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, ठीक है। राजा का जो कुमार है वो राजकुमार है, तो का आ गया षष्ठी विभक्ति। रसोई के लिए जो घर है वो रसोई घर है, चतुर्थी विभक्ति। तो शब्द और पद में अंतर ये होता है कि यहाँ हम विभक्ति नहीं ला रहे हैं। देवालय, देवताओं का जो घर है वो देवालय है, तो जब तक हम इनके साथ विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो ये पद है। तो दो शब्द आ जाए या दो पद आ जाए, बशर्ते वे दोनों किसी थर्ड पर्सन को ना बता रहे हो। जैसे दशानंद शब्द है, अब दशानंद जो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। इसमें पहले एक दस शब्द, इसके बाद आनंद मिलके क्या बना? दशानन बना। लेकिन ये दशानन किसको बता रहे हैं? रावण को बता रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन के लिए आया है। अब इनमें कोई थर्ड पर्सन नहीं है, इनमें कोई तीसरा नहीं है। तो जहां दो शब्दों का पहले योग हुआ तो ये यौगिक बना, फिर वो किसी तीसरे के लिए रूढ़ हो गया, तो ये कहलाएगा योग रूढ़। तो जहां दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे अर्थ को प्रकट करते हैं, दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे के लिए रूढ़ हो जाते हैं, उनको तो हम योग रूढ़ कहेंगे। और बाकी जहां दो पदों का, दो शब्दों का, एक शब्द और शब्दांश का, ये वही कंडीशन है आपकी, ये वाली। भाई पहले उपसर्ग शब्दांश के रूप में होता है, प्रत्यय भी शब्दांश के रूप में शब्द के अंत में होता है। संधि में हम दो शब्दों का प्रयोग करके उनके निकटवर्ती वर्णों को मिलाते हैं, और समास में हम क्या करते हैं, और संकर शब्दों में दो पदों को आपस में जोड़ते हैं। तो ये सारी कंडीशन किसकी बनी थी? ये सारी कंडीशन, ये तो बना आपका योग रूढ़ का उदाहरण। ये किसका बना? योग रूढ़ शब्द का, क्योंकि इसमें पहले दो शब्दों का योग हुआ और फिर वो तीसरे के लिए क्या हो गया? रूढ़ हो गया। तो ये कहलाया आपका योग रूढ़। ये क्या कहलाया आपका? योग रूढ़ कहलाया। और ये क्या था जी आपका यहाँ पर? ये था आपका यौगिक शब्द।
ये क्या थे, यौगिक शब्द। क्लियर। अगर ये दोनों कंडीशन आपने समझ ली हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए। एक तो ये और दूसरी आपकी यौगिक शब्द। बच क्या गया, योग रूढ़ शब्द बच गए। तो योग रूढ़ शब्द क्या है जी, पहले दो शब्दों का योग और इसके बाद में रूढ़ हो। ठीक है, पहले योग किस रूप में हुआ, पहले योग हुआ नील और कंठ के रूप में, और फिर रूढ़ किसके लिए हो गया, भगवान शिव। रूढ़ किसके लिए हो गया, भगवान शिव के लिए, इसलिए इसको कहते हैं योग रूढ़। अब इसको भी समझो। ये यहाँ तक अगर क्लियर है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। किसी का डाउट है तो आप अपना डाउट पूछिए। तीसरा शब्द क्या है जी हमारा, शब्द का भेद, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्लियर। किसी का कोई डाउट, क्लियर है, समझो फिर इसको। जहां पहले दो अलग अलग, जहां पहले दो अलग अलग शब्दों का, जहां पहले दो अलग अलग शब्दों का योग हो, जहां पहले दो अलग अलग शब्दों का योग हो, फिर वे दोनों शब्द, फिर वे दोनों शब्द मिलकर मिलकर किसी तीसरे के लिए रूढ़ हो जाए, रूढ़ हो जाए, वे क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द। इसके बाद दूसरी कंडीशन, बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्द होते हैं। तीसरा, जहां दो शब्द मिलकर किसी, जहां दो शब्द मिलकर किसी किसी तीसरे शब्द की विशेषता बताएं, वो क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द। जैसे यहाँ पे शब्द आ गया हमारा नीलकंठ, चंद्रमौली, चंद्रशेखर,
बाघंबर, त्रिशूलधारी, शूलपाणी, महादेव, मृत्युंजय, ये सारे के सारे शब्द किसके लिए आते हैं? ये सारे के सारे शब्द आते हैं भगवान शिव के लिए। तो पहले दो शब्दों का योग हुआ, नील और कंठ, और फिर वो किसके लिए बन गए? शिव के लिए। ऐसे ही गजानन, गजोदर, लंबोदर, एकदंत, मूषक वाहन, विनायक, श्रीदेव। जिनकी देवताओं में सबसे पहले पूजा होती है श्रीदेव। ये क्या है जी? गणेश। गज और आनन का मेल हुआ और क्या बन गया जी? गणेश। अब एक पंथ चार काज कर रहे हो आप। ये सारे के सारे शब्द आपके योगरूढ़ के उदाहरण हैं। एक पॉइंट, ये सारे के सारे भगवान शिव के पर्यायवाची हैं। दूसरा पॉइंट, और ये सारे के सारे बहुवीरी समास के उदाहरण हैं। तीसरा पॉइंट। क्लियर? और यहां दो शब्द मिलकर किसी तीसरे की विशेषता को बता रहे हैं। चौथा पॉइंट, यानी कि ये पर्यायवाची के भी उदाहरण है भगवान शिव के, ये समास के भी उदाहरण हैं, ये योगरूढ़ के भी उदाहरण हैं, और ये जहां दो शब्द मिलकर किसी तीसरे की विशेषता को बताएगा तो ये उन शब्दों का भी उदाहरण है। तो यहाँ दो शब्द गज और आनंद मिलकर क्या बना? गजानन। और ये किसके लिए प्रयोग हो गया? रूढ़ गणेश के लिए हो गया। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे क्या हैं? ये कंडीशन को पूरा करते हैं। यहाँ पहले दो अलग अलग शब्दों का योग हो, फिर वे दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे के लिए रूढ़ हो जाए। बहुवीरी समाज के सभी उदाहरण योगरूढ़ शब्द के उदाहरण हैं। यहाँ दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द की विशेषता बताएं, वो क्या कहलाते हैं? योगरूढ़ शब्द। बात समझ में आई? ऐसे ही आप दूसरे शब्दों को भी लेंगे। यहाँ पे यहाँ हमने शब्द प्रयोग किया पंकज, वारिज, अंबुज, जलद, नीरज, प्योल। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? कमल अर्थात अरविंद की। यहाँ पे हमने शब्द ले लिया वारिद, अम्बुद, जलद, प्योद, नीरज। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं बादल की। यहाँ हमने शब्द लिया वारिधि, अम्बुधि, जलधि, प्योधि, नीरधि।
और एक एक एग्जाम्पल इसमें और लिख लेते। अब यहाँ क्या है, अब्द, और यहाँ अब्द। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके बने जी? ये सारे एग्जाम्पल बने समुद्र अर्थात सागर। ये किसके बने? समुद्र अर्थात सागर के। तो ये आपको ध्यान रखना। अब आप ये भी कहोगे ये कमल के पर्यायवाची हैं, बहुव्रीहि समास के उदाहरण योग रूढ़ के। ये सारे के सारे बादल के पर्यायवाची हैं, बहुव्रीहि समास के उदाहरण भी हैं और पर्यायवाची भी है। ये सारे समुद्र के पर्यायवाची भी है, बहुव्रीहि समास के उदाहरण भी है और योग रूढ़ के भी है। तो एक पंथ चार काज, मतलब 2 काज आपने पढ़े थे। तो इनमें सब में क्या हुआ? योग हुआ है। पंख कीचड़ जय जन्म लेने वाला, तो इन दोनों का योग हुआ और तीसरे के लिए रूढ़ हो गया। अब कहते हैं पानी को जय जन्म लेने वाला, पानी में जो जन्म लिया है उसको कहते हैं कमल। अब पानी दे देने वाला, पानी को देने वाला बादल। वारी पानी दे देने वाला, तो पानी को देने वाला बादल। वारी पानी धी धारण करने वाला, पानी को धारण करने वाला समुद्र। अब पानी धी धारण करने वाला, पानी को धारण करने वाला समुद्र हो गया। तो पर्यायवाची शब्द की तैयारी कैसे करोगे? दूसरे टॉपिक की सहायता लेकर, रट्टा नहीं मारोगे। तो ये सारे के सारे पर्यायवाची समुद्र के हैं, ये सारे के सारे पर्यायवाची बादल के हैं, ये सारे के सारे पर्यायवाची कमल के हैं। और मैंने कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे 2 चीजें इसमें। एक तो ये जो जय है, इस जय का अर्थ है जन्म लेने वाला, ये संस्कृत की क्रिया है। और यहाँ पर इस दय का अर्थ है देने वाला, और यहाँ पर इस धी का अर्थ है धारण करने वाला, धारण करने वाला। तो ये जय संस्कृत की क्रिया है। ये जय क्या है? संस्कृत की क्रिया है, वर्ब है जिसका अर्थ जन्म लेना है। दय का अर्थ देने वाला होता है, धी का अर्थ धारण करने वाला होता है। और ये सबको पता है, वारी पानी, अंबु पानी, जल पानी, पेय पानी, नीर पानी, ये सब पानी के पर्यायवाची थे। तो पानी के पर्यायवाची क्या है? पानी के पर्यायवाची ये सारे के सारे पानी के पर्यायवाची हैं। अगर आप यहाँ वारी का प्रयोग कर रहे हो, यहाँ अंबु का प्रयोग कर रहे हो, जल का प्रयोग कर रहे हो, पेय का प्रयोग कर रहे हो, यहाँ अप का प्रयोग कर रहे हो, अप, और यहाँ नीर का प्रयोग कर रहे हो, ये सारे के सारे पानी के पर्यायवाची हैं। और मैंने इन्हीं में तो लगाया है, इन्हीं शब्दों में मैंने जय, दय और धी का प्रयोग किया है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पीडीएफ नोट्स की कैटेगरी में मिलेगी। पहले चीजों को समझने की कोशिश करो, एक ही दिन में सारी चीज नहीं पढ़ सकते हो आप, ठीक है जी। तो नोट्स की कैटेगरी में आप पीडीएफ को देखोगे, बात समझ में? तो ये सब क्या हो गए आपके? ये सारे के सारे उदाहरण हो गए आपके योगरूढ़ शब्द के, ठीक है। अब कोई आपसे पूछने लगा कि ये बताइए ये यौगिक है कि योगरूढ़ है? पीताम्बर, दिगंबर, श्वेतांबर, चक्रधर, गदाधर, हलधर, गंगा, चक्रपाणी, फूलपाणी,
गदा पानी, वीणा पानी। तो ये किसके लिए आएगी? पीतांबर विष्णु, दिगंबर जैनी, पीतांबर सरस्वती, चक्रधर विष्णु या भगवान श्री कृष्ण, गदाधर हनुमान या भीम, हलधर बलराम, गंगाधर भगवान शिव, चक्रपाणी विष्णु, शूलपाणी शिव, गदा पानी भीम या हनुमान, वीणा पानी सरस्वती। एनीथिंग, और भी बहुत सारे शब्द हैं। ये सारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं और ये इन सब के पर्यायवाची भी है और ये योग रूढ़ के भी उदाहरण हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे क्या एग्जाम्पल बने आपके योग रूढ़ के। अगर ये तीनों चीज समझ में आ गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए। अब आपने इस वाले को कंप्लीट कर लिया। पहले 2 शब्दों का योग होगा, तीसरे के लिए रूढ़ हो जाएगा। तो बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वो सारे के सारे योग रूढ़ के होंगे। जो उपसर्ग प्रत्यय संधि से मिलके बने हैं उस योगी क्या लाएंगे? रूढ़ शब्द जिनके टुकड़े करने पर आपको ये ध्यान रखना है कोई भी अर्थ ना हो तो वो क्या कहलाता है? रूढ़ शब्द कहलाता है। और इसके बाद प्यारे दोस्तों जब आपने ये क्लियर कर लिया है तो फिर जो आप पढ़ोगे यहाँ पे वो पढ़ोगे शब्द का दूसरा भेद, विकार, विकार परिवर्तन, रूप या रूपांतर, रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद। और ये भेद होते हैं 2। इनमें एक होते हैं हमारे विकारी शब्द, एक क्या होंगे ये हमारे विकारी शब्द, और दूसरे क्या होंगे हमारे? दूसरे होंगे अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब ये विकारी जो शब्द हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। अविकारी जो हैं ये भी 4 प्रकार के होते हैं। इनको हम पदबंध भी कहते हैं और इनको हम अव्यय निपात भी कहते हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे हम कल वाली क्लास में। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। बाकी फिर मिलते हैं। हाँ, ध्यान ये रखना है अब आपकी जो क्लास है वो 20 तारीख को होगी, ठीक है जी। अब मैं छुट्टी पे हूँ 17, 18 और 19 तारीख को। 20 तारीख को मैं आपकी क्लास लूँगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जिसमें पहला जो टॉपिक होगा वो होगा प्यारे दोस्तों यहाँ पर संज्ञा, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे सर्वनाम, तीसरा पढ़ेंगे हम विशेषण और चौथा टॉपिक पढ़ेंगे हम यहाँ क्रिया। इनको इनके भेदों के साथ डिटेल में लेंगे। तो यानी कि 20 तारीख से आपकी क्लास संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो मेरी क्लास छुट्टी रहेगी मेरी 3 दिन की, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी हम करेंगे 20 तारीख से। तो आप परेशान नहीं होना कि हिंदी की क्लास क्यों नहीं हो रही है। और इसी सप्ताह में ये आपको ध्यान रखना है, मैं सैटरडे, वैसे शेड्यूल मंडे टू फ्राइडे का होता है तो छुट्टी की वजह से मैं सैटरडे संडे भी क्लास लूँगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये क्लास अब कब होगी? 20/6/2025 को, ठीक है। टाइमिंग आपका यही रहेगा। और सैटरडे संडे भी क्लास होगी इस सप्ताह में, क्योंकि जब भी किसी सप्ताह कोई क्लास ऑफ होती है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से या मेरे बिजी होने की वजह से, तो मैं सैटरडे संडे में क्लास लेके उस सप्ताह का जो काम है
वो उसी सप्ताह कंप्लीट कर देते हैं। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद।